So a very good afternoon to everyone who are like the, I think still students are joining. So welcome you all in this lived out session of Plan MSc with me, Priyanka Randhir, the mastermind faculty. So I can see some of the students have joined. Aman, okay. अमन मेजर पोर्शन मेडिकल सर्जिकल FON का आता है। ये आपने मेरी आई थिंक पहली वीडियो नहीं देखी है। जो फर्स्ट वीडियो थी प्लान MSc की, उसके अंदर मैंने यही बताया है कि सब्जेक्ट वेटेज कितनी है, और मैंने हाई यील्ड क्वेश्चंस भी बताए हैं। तो अगर आपकी वो फर्स्ट वीडियो मिस हो गई है तो प्लीज जाकर उसे दोबारा देखिए, ठीक है। सो यू विल गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। MSc में नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट वैसे नहीं आएंगे, इंग्लिश एंड कंप्यूटर अभी तक जितना है इंग्लिश और कंप्यूटर ही आए हैं। इसके अलावा जीके एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर हमने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं उसमें इंग्लिश के थे, बिकॉज उनका सिलेबस है जो दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि BSc नर्सिंग का सिलेबस। सो दैट मीन्स कि जो BSc में आपने पढ़ा है, और BSc में आपने क्या पढ़ा है, BSc में आपने कंप्यूटर और इंग्लिश पढ़ा है एज नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो नहीं, तभी मैं करवा भी नहीं रही हूँ आपको, राइट। सो ये आप मैंने लाइक आपको जो प्रीवियस ईयर है उसमें देखिए, मैंने यहाँ पे इसीलिए वो वाले क्वेश्चंस अब इंक्लूड नहीं किए। कंप्यूटर के जरूर मैं कर रही हूँ इंक्लूड, एंड जो इंग्लिश के हैं उसके लिए आप जो ऐप है प्लान MSc है उसमें जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। सो मुझे काफी क्वेरीज मिली हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आपने बहुत स्टूडेंट्स जो हैं दे आर व्यूइंग द सेशंस, दे आर सीरियसली टेकिंग दिस 30-day रिवीजन स्ट्रैटेजी और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन कि आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, मतलब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। सो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ओके, सो द पहली क्वेरी जो मैंने रिसीव की थी उसमें बच्चे ने पूछा है कि हाई एनर्जी यील्डिंग फूड ग्रुप कौन सा होता है। सो सी यू शुड नो दिस कि हाई एनर्जी यील्डिंग, एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, एनर्जी को हम कैलोरी, किलो कैलोरीज में मेजर करते हैं, राइट। सो किलो कैलोरीज में एनर्जी मेजर करते हैं। कितनी 1 ग्राम किलो कैलोरी, 1 ग्राम में कोई कितनी किलो कैलोरीज दे रहा है उस पर डिपेंड करेगा इसका आंसर, ठीक है। सो फूड ग्रुप्स जो एनर्जी गिविंग ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं। ओके, सो टिप्स एंड ट्रिक्स, वेलकम टू द सेशन। अवंतिका, वेलकम टू द सेशन। टोटल कितने स्टूडेंट्स अपेयर होंगे। अवंतिका, आपको क्या करना है, कितने स्टूडेंट्स होंगे, आपको एक ही सीट के लिए लड़ना है। सो गो फॉर दैट, ठीक है। इसका कोई भी प्रिडिक्शन नहीं दे सकता कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, राइट। बट जस्ट डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट अबाउट द रेस्ट, ठीक है। चलो, सो हाई एनर्जी यील्डिंग फूड है तो आप ये टेबल से ही देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में दे रहा है 4 किलो कैलोरीज, प्रोटीन्स भी दे रहा है 4 किलो कैलोरीज, फैट्स दे रहा है 9 किलो कैलोरीज, एंड वाइटामिन वगैरह कोई कैलोरीज नहीं देते हैं। सो फैट, डेफिनेटली द आंसर इज गोइंग टू बी फैट, बिकॉज फैट सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट करता है, ठीक है, कैलोरीज या किलो कैलोरीज में। क्लियर है। नो, इट्स नॉट प्रोटीन। प्रोटीन तो मैंने आपको दिखाई दिया ना, 4 किलो कैलोरीज या 4 कैलोरीज कर रही है, तो सबसे ज्यादा तो फैट जो है वो कर रहा है, राइट। वेरी गुड आफ्टरनून करीना, वेलकम टू द क्वेरी डिस्कशन सेशन। चलिए नेक्स्ट वन। ओके, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन राधा, एंड आई थिंक ये आपको पता भी होना चाहिए, एवरी वन ऑफ यू, दैट हाइपोकेलेमिया हाइपरकैल्सीमिया इनके क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। सो किसी स्टूडेंट ने पूछा हाउ टू आंसर दैट, राइट। Yes, tip and tricks, it's body building food. Very good, right. Proteins are the body building foods.
Okay, some technique. Okay, non-nursing subjects are equally important, but बच्चे अभी तक जितने previous years MSc के papers आए हैं ना, उसमें नॉन एम्स में particularly non-nursing subjects नहीं आए हैं. English and computer भी आया है. But still, if you want to practice, we have lots of papers हमारे पास पड़े हैं टूल में. आप ऐप में जाइए, आपको वहां मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए. बट as per my research, as per my knowledge, सिर्फ इंग्लिश एंड कंप्यूटर आया है, right? Yes, Savantika, T-wave prolongation, everything we are going to discuss. So, see, बच्चे की ये जो है hyperkalemia, hypercalcemia, yes, it is confusing. ठीक है, किसी के लिए भी ये confusion होगा. Undoubtedly it is confusing. मैं आपको आई थिंक मेरी इमेज के पीछे आपको नहीं दिख पा रहा होगा. जस्ट सेकेंड. ओके, सो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यू शुड नो थ्री थिंग्स. सबसे पहले यू शुड नो द नॉर्मल वैल्यूज. ठीक है, किसकी नॉर्मल वैल्यूज? कैल्शियम, सीरम कैल्शियम एंड सीरम पोटेशियम, इनकी नॉर्मल वैल्यूज पता होने चाहिए. सेकेंडली, यू शुड नो द कॉजेज, कि कौन से कॉजेज हैं जो इनको कम या ज्यादा कर सकते हैं. सो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए उसके बारे में, कौन से कॉजेज को कम एंड ज्यादा कर सकते हैं. सो इसकी कंप्लीट वीडियो प्लान है C+ में दी हुई है. जिनके पास प्लान C है, दे कैन वॉच दैट. इवन आपको इंटरनेट पे भी इसका काफी कंटेंट मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज अ क्वेरी सेक्शन. में बहुत डिटेल नहीं कराऊंगी, बट येस, आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज टू टॉपिक्स, राइट. सो नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए, कॉजेस पता होने चाहिए, एंड थर्डली द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए. इसके लिए आप एक टेबल बना सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो. प्लान एमएससी में भी आपको जो दिए हैं कॉन्सेप्ट मैप्स, उसको आप यूज कर सकते हैं. उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, यस, चलो. I think most students have joined now. So let's start discussing this topic. So सबसे पहले मैंने आपको बोला नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए. So what is the normal value of calcium? टोटल सीरम कैल्शियम की अगर हम mg पर डेसीलीटर में बात करें, तो इट इज 8.5 to 10.5. ठीक है, ये याद रहना चाहिए आपको, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे. क्यों याद रहना चाहिए? क्यों याद रहना चाहिए? क्योंकि अगर 8.5 से कम हो रही है, इट विल बी हाइपोकैल्सीमिया. 10.5 से ज्यादा हो रही है, इट इज गोइंग टू बी हाइपरकैल्सीमिया. सो नॉर्मल वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर यूनिट्स चेंज हो. सो अगर मिलीमोल पर लीटर में बात करें, तो द नॉर्मल वैल्यू इज 2.2 to 2.6, राइट. बट स्टैंडर्डाइज्ड जो हम यूज करते हैं, दैट इज mg पर डेसीलीटर ओनली. ठीक है, yes, I know the students know quite good about this calcium and QT intervals. वो भी मैं डिस्कस करूंगी. जिनको इसके बारे में नहीं पता है, उनके लिए मैं एक बेसिक से शुरू कर रही हूँ. ठीक है, सो कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू एंड पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू. पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 3.5 to 5 मिलीमोल पर लीटर, है ना. और पोटेशियम की यूजली हम यही वाली वैल्यू लेते हैं. तो मैंने आपकी वही वैल्यूज यहाँ पे पिक की हैं जो स्टैंडर्डाइज है, जो मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके काम आएंगे. ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट इज द नॉर्मल वैल्यूज. क्लियर? इतना समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब कॉजेस की बात करते हैं, अलग अलग टाइप्स की. सो हम पहले पोटेशियम की बात कर लेते हैं. इन केस ऑफ हाइपरकलीमिया, सो यहाँ पे आप निमोनिक यूज कर सकते हो. निमोनिक्स क्या होते हैं कि आप कुछ एक वर्ड से रिलेट कर लो ताकि आपको वो याद रहे. सो मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल की फॉर्म में निमोनिक दिखाऊंगी. इट विल डिस्कस द कॉजेज ऑल्सो एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑल्सो. ठीक है, सो कॉजेज प्लस द क्लिनिकल पिक्चर.
और द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जैसा करना है कर लो, पर इसको याद रखना, ठीक है। चलो, सो लेट मी नो आपको पूरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, यस और नो, द टेबल इज फुली विजिबल और नॉट, देन ओनली आई एम गोइंग टू स्टार्ट। क्योंकि अगर आपको नहीं विजिबल है देन इट विल बी लाइक वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो एक बार आप टेबल मेरे को बता दीजिए, इज इट विजिबल और नॉट। जो टेबल यहाँ पे शो हो रहा है पूरा विजिबल है? ओके, चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेस। सो कॉजेस को याद रखने के लिए द निमोनिक इज केयर्ड, ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है, द बॉडी केयर्ड टू मच अबाउट पोटेशियम। सो बहुत टेंशन ले रही थी, बहुत ध्यान से, कि पोटेशियम जो है हमारे पास ही रहे। तो जब हमारे पास पोटेशियम रहा उससे क्या हो गया, पोटेशियम इंक्रीज हो गया। इंक्रीज का मतलब है हाइपर कैलीमिया, ठीक है। ओके, सो ऐसे आपको इजीली याद रहेगा कि बॉडी ने बहुत ज्यादा केयर की पोटेशियम की। आपकी कोई बहुत केयर करता है तो आपका मन करता है कि आप वहीं रहो, है ना। जैसे आप नानी के घर जाते हो, दादी के घर जाते हो, वहां केयर करते हैं, तो आपका भी मन करता है हम वहीं रह लें, है ना, क्योंकि पेरेंट्स कई बार स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सो ऐसे याद रखना है केयर्ड। नाउ व्हाट इज सी स्टैंड्स फॉर। केयर्ड में सबसे पहला सी का मतलब है सेल्युलर मूवमेंट्स ऑफ पोटेशियम आयंस इंट्रासेल्युलर टू एक्स्ट्रा सेल्युलर। सो सेल के अंदर वाला पोटेशियम बाहर जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीरम में जो पोटेशियम है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सेल के अंदर था पोटेशियम, अब वो बाहर आ गया है तो सीरम पोटेशियम लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। किन केसेस में ऐसा हो सकता है, जिसमें कि सेल वॉल परमेबिलिटी पे असर पड़े। सेल वॉल जो है वो आइडली अलाउ नहीं करेगी कि ज्यादा पोटेशियम बाहर जाए, ठीक है। जो पंप्स वगैरह है वो नहीं अलाउ करेंगे। किस केस में ऐसा होगा, अगर सेल वॉल में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह से, ठीक है। सो टिश्यू डैमेज हुआ है या बर्न्स हुए हैं, इस केस में पोटेशियम बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात, ये कहानी एक याद रखनी है, ठीक है। देन ए इज फॉर एड्रीनल इनसफिशियंसी, या हम कहेंगे एडिसन्स डिजीज, ठीक है। सो एड्रीनल डेफिशिएंसी, व्हाट इज एड्रीनल डेफिशिएंसी, क्या काम होता है एड्रीनल ग्लैंड का। यस, गिव मी योर आंसर्स। यस, क्या काम होता है एड्रीनल ग्लैंड का। वेरी गुड। सो अब एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली जो एल्डोस्टेरोन वाला फंक्शन होता, प्रेजेंट कहाँ है एड्रीनल ग्लैंड, कहाँ प्रेजेंट होता है, यस, किडनीज के ऊपर, ठीक है। सो एल्डोस्टेरोन बेसिकली क्या करता है एड्रीनल ग्लैंड, लेट मी रब इट फ्रॉम हियर ताकि मैं इसी स्लाइड पे आपको दिखा दूं। सो बेसिकली कैसे हाइपरकेलेमिया होगा इन केस ऑफ एड्रीनल डेफिशिएंसी, या सो क्या है कि जैसे लाइक अगर एड्रीनल डेफिशिएंसी हो गई तो देयर विल बी हाइपो, सुना है कभी एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, सो देयर विल बी हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। ये आप लिख भी सकते हैं इफ यू वांट। बेसिकली एल्डोस्टेरोन क्या करता है, बेसिकली एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, ये करता है प्रमोट, क्या प्रमोट करता है, यूरिनरी एक्सक्रीशन, यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ डाइटरी मीन्स जो डाइट में लेते हैं पोटेशियम। सो एल्डोस्टेरॉन का काम है कि जो डाइट में पोटेशियम आता है एक्सेसिव हो रहा है उसे बाहर निकाल दो यूरिन के थ्रू, ठीक है। अब क्या हो गया, ये जो डिजीजेस है एड्रीनल डेफिशिएंसी, इसमें हाइपो एल्डो एल्डोस्टेरोनिज्म हो गया, एल्डोस्टेरॉन कम हो गया। अब अगर ये कम हो गया तो ये क्या करेगा, ये रिटेन कर लेगा पोटेशियम को बॉडी में यूरिन से
नहीं निकाल पाएगा, एंड दैट इज द रीजन कि बॉडी में पोटेशियम लेवल्स इंक्रीज हो जाए। आ गई समझ? वेरी सिंपल। जिनको नहीं समझ आई है उनके लिए साफ शब्दों में ये है कि ये जो एल्डोस्टेरॉन है वो क्या था, एक गेटकीपर का काम करता था। वो जल्दी जल्दी जो चीजें नहीं चाहिए उन्हें बाहर निकालता था, स्पेसिफिकली पोटेशियम को। अब गेटकीपर हमारे हर एक गेट पे थे, 10 गेटकीपर्स थे, कहीं से भी पोटेशियम बाहर नहीं जा पा अंदर नहीं रह पा रहा था, वो निकाल देते थे। अब गेट कीपर्स कम हो गए हैं तो क्या होगा कि उतने पोटेशियम्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, एंड द पोटेशियम को निकालने में वो हेल्पफुल नहीं रहेगा। डोर्स कम हो गए हैं, हमारे गार्ड्स कम हो गए हैं, तो पोटेशियम अंदर ही रहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर और नॉट? मेरे को पहले बता दो सो दैट वी कैन मूव फर्दर, राइट? ओके, सेम इज द केस विद एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज में भी हाइपोएल्डोन एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से पोटेशियम रिटेन होगा। इज इट क्लियर? ओके, चलो, नेक्स्ट इज रीनल फेलियर। अब यू आर गोइंग टू टेल मी कि रीनल फेलियर इसी से मिलता जुलता है। रीनल फेलियर कैसे कॉज करेगा हाइपरकैल्सीमिया? यस, बताइए। यस, सिंपल। किडनी का फंक्शन है कि सब कुछ क्या करना है, रिमूव करना है जो एक्सेसिव चीज है। जब किडनी ही खराब हो जाएगी तो वो एक्सेसिव चीजों को फिल्टर नहीं कर पाएगी, एंड सिंपली इट कैन लीड टू हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, चलो, देन ऑफ कोर्स एक्सेसिव इनटेक ऑफ पोटेशियम। आप फूड में ही बहुत ज्यादा पोटेशियम ले रहे हो, बॉडी उतना नहीं निकाल पा रही है, देन डेफिनेटली देयर विल बी एन इम्बैलेंस। और कुछ ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स? जैसे आपने एक पढ़ा होगा डायूरेटिक, स्पायरोलेक्टोन। स्पायरोलेक्टोन ये क्या करता है, पोटेशियम को स्पेयर कर देता है। पोटेशियम स्पेयरिंग है, मींस पोटेशियम को नहीं निकालेगा, बाकी फंक्शन सारे करेगा। एक लूप डायूरेटिक होता है, एक दिस पोटेशियम स्पेयरिंग होता है। ठीक है, सो अलग अलग तरह के डायूरेटिक है। फिलहाल जिसकी मैं बात कर रही हूँ दैट इज पोटेशियम स्पेयरिंग। ठीक है, यस। सो पोटेशियम स्पेयरिंग में क्या है, वो स्पेयर कर देगा, जाने देगा, कहेगा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, पोटेशियम को अंदर रहने दो, बाकी जाओ। सो अगर उस चीज का यूज ज्यादा हो रहा है देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ पोटेशियम, एंड सिमिलर विद द मिसेट्स। ये सारे पोटेशियम के लेवल को बॉडी में इंक्रीज करते हैं, राइट? नाउ इज इट क्लियर? फाइन, चलो, सो ये जो सारे हैं कॉजेज हैं ऑफ हाइपरकैलेमिया। देन वी हैव द क्लिनिकल पिक्चर या साइन एंड सिम्टम्स। सो इसमें मर्डर, मर्डर इज द निमोनिक जो आपको याद रखना है। एम इज फॉर मसल वीकनेस। सो पोटेशियम जो है अगर बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है इट कैन लीड टू मसल वीकनेस, राइट? देन of course यूरिन आउटपुट डिक्रीज्ड और एब्सेंट। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है यूरिन के साथ ही पोटेशियम ने निकलना था, तो अगर पोटेशियम अंदर रिटेन हो रहा है तो वाटर को भी, यूरिन को भी ये साथ में अपने रिटेन कर रहा है। देन इज रेस्पिरेटरी फेलियर। क्यों होगा? क्योंकि पहले ही हमने पढ़ा है मसल वीकनेस है, सो रेस्पिरेटरी मसल्स भी वीक हो जाती हैं, इट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर, राइट? Then is decreased cardiac contractility. Again, why the contractility of the heart is decreased? The reason is muscle weakness. ठीक है, so muscle weakness ही घुमा फिर आके ये सारे symptoms लेकर आ रही है, right? Okay. Then is अच्छा muscle weakness होगी तो definitely अगर contractility कम है there will be weak pulse and low heart rate. ठीक है, so always relate and study। कैसे, वो कहानी पूरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देन ई इज अर्ली सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम्स में क्या लगेगा? मसल ट्विचिंग एंड क्रैम्प्स। सो अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं, मसल ट्विच कर रही है, दैट मीन्स आगे चल के इट इज गोइंग टू लीड टू मसल वीकनेस ओनली, राइट? ओके, देन कम्स रिदमिक चेंजेस, जो अभी कोई स्टूडेंट बता भी रहे थे दैट देयर विल बी टॉल
पीक्ड टी वेव्स, राइट। सो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ईसीजी चेंजेस आते हैं, राइट। सो मर्डर से आपने इसको याद रखना है। इज इट क्लियर और नॉट? प्लस देयर विल बी प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल ऑल्सो। अगर आपको दिख रहा है, मे बी आपको दिख रहा होगा ये। सो प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल एंड देयर विल बी टॉल पीक्ड टी वेव। मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊंगी सो दैट आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हाइपरकैलेमिया हमने पढ़ लिया है, अब हाइपोकैलेमिया पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन इज हाइपोकैलेमिया। अगेन कॉजेज एंड साइन सिम्टम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपोकैलेमिया? सो अब बॉडी उल्टा कर रही है, पोटेशियम कम हो गया है कहाँ? सीरम में। ये कॉन्सेप्ट प्लीज याद रखिए कि हम सीरम की बात कर रहे हैं। सीरम में पोटेशियम कम हो गया है। यस अभिलाषा, पहले अच्छे से केयर करो और फिर मर्डर कर दो, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, राइट। चलो, सो सीरम में पोटेशियम लेवल्स की बात कर रहे हैं, नॉट अदरवाइज, राइट। सो नाउ नो द कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया। नो द कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया। ओके, सो कॉजेस के लिए आपको निमोनिक है। अब सी इफ समवन डिचेस, मतलब वो छोड़ के चला जा रहा है, सो यहाँ पे भी वही हो गया, पोटेशियम जो है ना उसने बॉडी को डिच कर दिया एंड वो जा रहा है छोड़ के, ठीक है। सो द निमोनिक इज योर बॉडी इज ट्राइंग टू डिच पोटेशियम। पोटेशियम ने किया, बॉडी ने किया, एक ही बात है, मतलब डिच हो चुका है। सो द बॉडी इज ट्राइंग टू डिच पोटेशियम। सो डिच कर रहा है तो पोटेशियम की बॉडी में कमी आ गई है, राइट। सो क्या क्या है इसके निमोनिक का? डी से क्या है? डी से है ड्रग्स लाइक लूप डायूरेटिक्स। अब मैंने पहले आपको बताया था पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। अगर पेशेंट में हम लूप डायूरेटिक्स यूज कर रहे हैं तो वो पोटेशियम को नहीं रोकेगा, राइट। क्यों पोटेशियम को नहीं रोकेगा? बिकॉज दैट इज नॉट पोटेशियम स्पेयरिंग, उसका एक्शन ही नहीं है कि वो पोटेशियम को रोके। लूप डायूरेटिक डायूरेसिस करवाएगा और यूरिन के साथ पोटेशियम को भी निकालेगा बॉडी से, ठीक है। Yes, furosemide or Lasix, these are the loop diuretics. Then glucocorticosteroids, hydrocorticosteroids, इनका भी यही काम है कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है पोटेशियम को बाहर निकालेंगे पानी के साथ, राइट। देन आई इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ पोटेशियम। पिछले में हमने पढ़ा था ज्यादा खा लिया पोटेशियम, अब इसमें कोई पेशेंट ले ही नहीं रहा है पोटेशियम, तो डेफिनेटली बॉडी में कमी आ जाएगी, राइट। देन टू मच वाटर इनटेक, बहुत ज्यादा पानी पियोगे, ज्यादा डायूरेसिस होगा, पोटेशियम डाइल्यूट हो जाएगा एंड इट विल गो विद द इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो बहुत ज्यादा पानी पीने से भी इट विल बी कॉजिंग हाइपोकैलेमिया, ठीक है। देन इज कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में कैसे? क्योंकि किडनीज जो कुशिंग सिंड्रोम में है वो ज्यादा फिल्टर करने लगती है किसे? पोटेशियम को। सो अगेन पोटेशियम बॉडी से बाहर चला जाएगा, राइट। ओके, देन इज एच। एच मीन्स हैवी फ्लूइड लॉस। बहुत ज्यादा अगर फ्लूइड लॉस, बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है ना, सी मेन इसमें है कि यूरिन के साथ निकल ही जाएगा, जिसमें भी यूरिन ज्यादा आएगा उसमें ये होना ही है, ठीक है। सो यूरिन ज्यादा आ रहा है, काफी आ रहा है, जैसे हमने कोई नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब सक्शनिंग वो भी कर दी है ना, फ्लूइड लॉस ज्यादा हो गया है, किसी भी तरह से सक्शनिंग ज्यादा कर दी है या वॉमिटिंग डायरिया है पेशेंट को, उस केस में भी देयर विल बी लॉस ऑफ पोटेशियम, ठीक है। तो ये सिंपल कॉजेज है, एक बार आप पढ़ोगे आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। देन कम्स द क्लिनिकल पिक्चर और द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एम आई गोइंग टू फास्ट? प्लीज बता दीजिए, क्योंकि आपने क्वेरीज बहुत ज्यादा पूछी है, बहुत ज्यादा क्वेरीज हैं, तो मैं अगर आई रियली वांट कि मैं हर एक क्वेरी को आंसर करूं, सो वी हैव टू बी बिट क्विक, राइट। एंड ये सब वैसे भी आपको वीडियोस में दिया होगा, बट अगर आपने प्लान नहीं लिया है, प्लान सी सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो फिर आई थिंक दिस इट इज नॉट एक्सेसिबल टू यू। सो समझ आ रहा है कि नो? यस और नो? कितनों को समझ आ रहा है?
एंड डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। ठीक है, ये कॉमन चीज है, ये आपको सिर्फ एमएससी एंट्रेंस में नहीं, मतलब आपको थ्रू आउट लाइफ ये कॉन्सेप्ट अगर आप पे डेवलप हो गया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। कल को आप पढ़ाओगे जाके, या इवन इफ यू आर implementing it in clinical practice, that is also beneficial. ओके, सिर्फ अवंतिका कुछ समझ आ रहा है आई थिंक। ओके, जयति को भी आ रहा है समझ, चलो, गुड टू हियर दैट। देन क्लिनिकल पिक्चर में निमोनिक है 7 L's विच इज सब कुछ लो लो लो, दिस हाइपो है, सो लो लेवल हो जाएगा। ठीक है, देने वाला लो नहीं है, कुछ आपको दे नहीं रहा है, पोटेशियम कम कर रहा है, कम वाला लो। ठीक है, इंग्लिश वाला लो। सो L is for lethargic, so the person is going to feel very lethargic, क्योंकि देखो जहां जहां पोटेशियम लॉस हो रहा है फ्लूइड भी साथ जा रहा है ना, तो जो एबिलिटी है मेंटेन करने की मसल्स की और पूरी ओवरऑल जो कंडीशन है, तो बहुत लेथार्जिक सा फील होगा। ठीक है, देन देयर विल बी लो एंड शैलो रेस्पिरेशन एंड इट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर ऑल्सो। फाइन, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे दोनों तरफ असर होता है। देन लीथल कार्डियक डिसअरिथमियाज, लीथल, ठीक है, ये वर्ड ध्यान से कि बहुत ज्यादा सीरियस किस्म के हैं, उसको कई बार कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सो इट इज लीथल कार्डियक डिसअरिथमियाज। उसमें क्या हो रहा था, पिछले वाले में एसटी को कुछ नहीं हो रहा था, इसमें एसटी वेव डिप्रेस्ड हो जाएगी, सो देयर इज एसटी डिप्रेशन। एसटी डिप्रेशन, एम्ब्रीन, यही क्वेश्चन किसी और ने भी पूछा है या आप ही ने पूछा होगा क्वेरीज में बाद में, आफ्टर दिस फोकस ऑन दिस टॉपिक फर्स्ट, ये सारे क्वेश्चन में बाद में आंसर करूंगी। ठीक है, सो लेथार्जिक, लो शैलो रेस्पिरेशन, लीथल कार्डियक डिसअरिथमिया जिसमें एसटी डिप्रेशन होगा, शैलो टी वेव होगी एंड देयर विल बी अ प्रोजेक्टिंग यू वेव आल्सो। सो ये याद रख लीजिए, and of course we are going to show you, I'm going to show you the ECG findings also, right? चलिए, next is loss of urine, so there will be loss of urine, there will be loss of urine, leg cramps and limp muscles, limp muscles मतलब बिल्कुल ही ऐसे जैसे टोन ही नहीं है मसल्स में। ठीक है, ऐसा लगेगा। एंड द लास्ट एल इज फॉर लो ब्लड प्रेशर, सो बहुत लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, सो ये एल्स 7 L's आपको याद रखने हैं, राइट? चलिए, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, सो अब दोनों के कंपेयर कर लेते हैं। हाइपरकैल्सीमिया में कॉजेज हैं जो निमोनिक है, दैट इज चिंपैंजीज। सी इज अगर कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ज्यादा ले रहे हो, यस। देन इज हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, क्योंकि कैल्शियम जो है वो मेंटेन उसका नहीं, मेटाबॉलिज्म सही हो रहा है। देन इज आइट्रोजेनिक या इमोबिलाइजेशन, बेसिकली जो हमारी बोन्स हैं 99% कैल्शियम बोन्स में होता है, सो अगर इमोबिलाइज नहीं हो रहा है पेशेंट, है ना, तो बोन जो है वो निकालना शुरू कर देती है कैल्शियम को एंड सीरम कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा। आइट्रोजेनिक में भी ऐसा ही है कि इन्फेक्शन के केस में भी कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, देन इज मल्टीपल माइलोमा, मिल्क एल्कलाइज सिंड्रोम एंड मेडिकेशंस लाइक लिथियम। सो ये क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ जो इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स है कैल्शियम का, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, एंड देन वी हैव पैराथायरॉइड हाइपरप्लेजिया। डेफिनेटली पैराथायरॉइड का कोई भी प्रॉब्लम होएगा, इट विल लीड टू कैल्शियम problems also. ठीक है, then alcohol, neoplasms, Zollinger-Ellison syndrome, excessive vitamin D, excessive vitamin A and sarcoidosis। ये सारे कैल्शियम से रिलेटेड ही हैं, आपको इन्हें नाम याद करने हैं। सिंपली सारों में एक ही चीज हो रही है कि कैल्शियम जो है वो रिटेन हो रहा है बॉडी में। ठीक है, that is the reason it is leading to hypercalcemia। ठीक है, so hypercalcemia कैसे कैसे किन किन कंडीशंस में हो सकता है, जिसमें पैराथायरॉइड इन्वॉल्व हो या जिसमें पेशेंट के जो रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो रहे हैं, राइट? ओके,
देन कमिंग टू हाइपरकैल्सीमिया, साइन एंड सिम्टम्स। सो साइन एंड सिम्टम्स के लिए आपको याद रखना है बैक नी, ठीक है। बी इज फॉर बोन पेन, डेफिनेटली क्योंकि बोन से कैल्शियम जा रहा है। कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कार्डियक एक्टिविटी। अगेन मसल वीकनेस, पोटेशियम कैल्शियम दोनों मसल वीकनेस कराएंगे। एंड देयर विल बी अरिथमियास, अरिथमियास। किडनी स्टोन्स, क्योंकि कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड देयर इज गोइंग टू बी एक्सेसिव यूरिनेशन। सो इसको आप इजीली निमोनिक से याद रख सकते हैं। क्लियर है? सो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट इज ऑपोजिट, हाइपोकैल्सीमिया। सो क्या कॉजेज हैं हाइपोकैल्सीमिया के, एंड व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स और द क्लिनिकल पिक्चर। सो कॉजेज के लिए आपको निमोनिक याद रखना है चैन। C is for celiac और Crohn's disease. So ये कैल्शियम को बाहर निकाल देती हैं and it will lead to hypocalcemia, right? Then is H. H is hypoparathyroid या hyperphosphatemia. So अगर फॉस्फेट बढ़ता है बॉडी में, कैल्शियम कम हो जाएगा, ठीक है। एंड सेम विद पैराथायराइड का मैंने आपको पहले भी बताया है। अगेन अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म दोनों कॉज कर सकता है, इट कैन कॉज हाइपर ऑल्सो एंड हाइपो ऑल्सो, राइट। देन इज माल न्यूट्रिशन या माल एब्जॉर्प्शन, तब भी कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो फिर वो सीरम में नहीं जाएगा। एंड पैनक्रियाटाइटिस। सो इन सारी कंडीशन में जो कैल्शियम है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। यस, चॉस्टिक एंड चॉशियस साइन, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आई थिंक आपको बताया है। देन सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, कन्वर्जन्स आएंगे, ठीक है। सो हार्ट और ब्रेन दोनों अफेक्टेड होते हैं। अरिथमियाज आएंगे, टेटनी, बहुत स्टिफ मसल्स हो जाएंगी, टाइट, ठीक है। एंड देयर विल बी स्पाज्म एंड स्ट्राइडर्स आल्सो, देयर विल बी स्पाज्म एंड स्ट्राइडर्स। सो सी जब भी कैल्शियम कम होगा टाइटनेस आएगी बॉडी में हर एक मसल की। So, ऐसे आपने इसको याद रखना है, राइट। देन इज नेक्स्ट वन इज जी, अब यहाँ पे आप देख लीजिए नॉर्मल वेव कैसी होती है। नॉर्मल पी क्यू आर एस एंड टी, ये पी है, ये क्यू आर एस है, ये टी है। नॉर्मली ईसीजी की फाइंडिंग्स ऐसे होती है। अब इस इन केस ऑफ हाइपोकलीमिया हमने क्या बोला था, देयर इज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। सो आप देख पा रहे हैं ना, ये क्यूटी इतनी सी थी, अब क्यूटी वेव बहुत लंबी हो गई है। सो लंबी वेव हो गई है, दैट मीन्स देयर इज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, राइट। सिमिलरली इन हाइपरकैलेमिया देयर इज पीक्ड टी वेव, टी वेव ऊंची हो जाएगी लाइक अ माउंटेन। सो देयर इज गोइंग टू बी पीक्ड टी वेव, ये देखो ऊंची हो गई है, नॉर्मली सिर्फ इतनी सी थी, राइट। देन कम्स हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू सी, देयर इज QT prolongation, again there is QT prolongation, hypokalemia and hypocalcemia, right. And then we have QT shortening, QT shortening, right. So QT shortening will be in hypercalcemia. So ये आपको याद होना चाहिए कि नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या है एंड द एबनॉर्मल फाइंडिंग्स, राइट। सो मैंने इसलिए आपको दिखा दिया ताकि क्लियर हो जाए। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, जितने जितने बहुत बेसब्र हो रहे थे इस क्वेश्चन के लिए, फाइनली द क्वेश्चन इज हियर। हाउ मेनी क्वेश्चन शुड वी अटेम्प्ट टू बी ऑन द सेफर साइड? सी, अभी जो मैंने रिसेंट देखा था जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उन्होंने 75 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, बाकी वो छोड़ दिए थे, उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किए, ठीक है। सो बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए थे, सो नेगेटिव मार्किंग से वो बच गए। सो 75, आई वुड से मिनिमम 75 क्वेश्चन इज अ गुड थिंग अगर आप करें, ठीक है। अदरवाइज आपको चाहिए कि सारे ही करें, राइट। अनलेस यू आर नॉट वेरी श्योर तो नेगेटिव मार्किंग वाला अटेम्प्ट ना करें, ठीक है।
यस, यू वेव इज ऑल्सो सीन, वो मैंने पहले ही बता दिया, इमेज में नहीं था। ठीक है, सो ये चीजों का ध्यान रखना है, मिनिमम आप 75 तो करते ही जाएंगे, राइट। चलिए, which important dates for community health nursing you should remember? So see, firstly you should remember सारे days, days मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक, नर्सेस डे तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा, ठीक है। इसके अलावा लेप्रेसी डे, एड्स डे, है ना, ये जो कॉमन कॉमन है ये आपको पता होने चाहिए। प्लस यू शुड नो कि लाइक कोई नेशनल प्रोग्राम्स हैं, नेशनल प्रोग्राम्स हैं, वो कौन से ईयर में आए हैं। थर्डली द कमेटीज यू शुड नो, ठीक है, कमेटीज का कई बार पूछ लेते हैं ईयर कौन सा था, ठीक है, बोहर कमेटी कब आई थी, ये मुदलियार कब आई है, श्रीवास्तव कब आई है, सो दे कैन आस्क दिस। मोस्ट कॉमन इज डेज, उसके बाद वो नेशनल प्रोग्राम्स का पूछते हैं, राइट। ओके, देन इज any recent update of nursing field we should remember. As such, recent updates is just that informatics is being used more and more. So computer के अंदर आपको informatics के question आ सकते हैं। Otherwise, as such recent update, I don't think कि वो आपसे पूछेंगे, क्योंकि इसमें आपको जीके के questions नहीं आते हैं, right? Okay, चलो next. How to overcome the pressure during exam, इसका सेक्शन हमारा कल है टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी में। बट फॉर नाउ, टू ओवरकम द प्रेशर ऑफ एग्जाम, आप एक प्लान्ड, जो हम ये रिवीजन प्लान लेकर आपके लिए आए हैं, एक प्लानिंग से चलिए। अपने आप को ओवरबर्डन मत कीजिए, नई चीजें मत पढ़िए, जो पिछली है वो ही रिवाइज कीजिए। अगर आप नया पढ़ेंगे यू विल गेट पैनिक, राइट। टॉक टू योर फ्रेंड्स जो दे रहे हैं एग्जाम, टॉक टू योर कोलीग्स, और जिससे भी यू आर फीलिंग कंफर्टेबल उनसे बात कीजिए। थोड़ा टाइम अपना रेस्ट एंड एंटरटेनमेंट का भी रखिए पूरे दिन में, ये नहीं है कि सिर्फ स्टडी स्टडी एंड स्टडी। एंड जस्ट थिंक ऑफ वन सीट, एक सीट आपने लेनी है, आपने अपना 100% देना है, सीट आए ना आए, दैट्स योर डेस्टिनी, ठीक है, बट गिव योर 100%, राइट। Okay. Next question was, what is the ratio of nurse and patient in pediatric ward? In book it was written 1:4, and in app it's written 1:3. ठीक है. So 1:4 is correct. ठीक है. So SIU norms के according 1:4 is the correct answer. Okay. Next. Yes, somebody asked कि ECG classes चाहिए हैं. So I have given you the screenshot. जब आप YouTube पे जाके लिखोगे ECG नर्सिंग नेक्स्ट लाइव, तो डॉक्टर श्रीकांत की क्लास आपको मिल जाएगी. It is free. Every one of you can see that, and it is very very informative. आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे ECG इंटरप्रिटेशन को, ठीक है. So ECG की क्लास अगर आप लगाना चाहते हैं, you can search this एंड एडल्ट हेल्थ नर्सिंग ECG इंटरप्रिटेशन. मैंने आपको पूरी स्क्रीनशॉट ही दे दी है, इसको देख के यू कैन गिव योर you can get a better understanding of your ECG interpretation. Okay, moving on to the next one. ठीक है, philosophies of education के बारे में पूछा था. So what are the philosophies of education? See, ये basic से philosophies है हमारी education की. जैसे फर्स्ट वन इज एसेंशियलिज्म, नाम से ही पता चल रहा है वट एवर इज इम्पोर्टेंट, वट एवर इज एसेंशियल, राइट, उस चीजों को बच्चों को बताना है, ठीक है. जैसे कि बाजार में कैसे खरीदारी करनी है, कैसे आप वेंडर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अगर आपने 3 रुपीज दिए हैं तो आप कितने की चीज ले रहे हैं और कितने वापस आएंगे. That is whatever is essential for the life, the real life, उसको करना है, right? Then is parallelism. इसमें होता है कि बुक्स जो बहुत पुरानी बुक्स हैं या महान लोगों ने लिखी हुई हैं पहले की, उससे आप सीखो कुछ, ठीक है. सो ग्रेट बुक्स जो हमारे पास है उससे बच्चों को सिखाओ. देन प्रोग्रेसिविज्म मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को प्रैक्टिकली करके सिखाना है, right? Then is existentialism, which is
कि हैविंग इंडिविजुअल चॉइसेस, कि बच्चे का इंटरेस्ट जहां पे उसको वहां भेज दो, उसको वो पढ़ने दो, राइट। ओके, देन इज बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म मीन्स कि आपने लाइक बिहेवियरल थेरेपी को यूज करना है एंड यू हैव टू लाइक, जैसे आप कोई अच्छा बच्चा काम कर रहा है तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो, तो उससे वो क्या होगा, उसका बिहेवियर मॉडिफाई होगा, अगली बार भी वो कोशिश करेगा कि वो और अच्छा करे, ठीक है। देन कम्स कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स कि कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग वाली चीजें, कि आप सारे मिलके किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करो, बच्चों को डिस्कशंस में लगाओ कि वो खुद कुछ कंस्ट्रक्टिव निकाल के लेकर आए, राइट। देन इज रिकंस्ट्रक्शनिज्म विच इज कि जो सोशल हम वैल्यूज सिखाते हैं बच्चों को बाहर जाके सोसाइटी में, दैट इज रिकंस्ट्रक्शनिज्म, ठीक है। तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, दीज आर द मेन फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन। Okay, then is health education comes in which prevention? So कौन सी prevention में health education आता है, whether it is primary, primordial, कौन सी में आता है, ठीक है। Okay, so see, primordial prevention क्या होती है? It is the prevention of the development of risk factors, and primary prevention is to prevent the onset of the disease. रिस्क फैक्टर्स होंगे बट ऑनसेट होने से बचाना है, राइट। सो हेल्थ एजुकेशन बेसिकली वी कंसिडर इट एज प्रिमोडियल प्रिवेंशन। अगर प्रिमोडियल प्रिवेंशन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, प्रिमोडियल नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी दिया हुआ है, देन यू कैन चूज प्राइमरी, बट अगर प्रिमोडियल एंड प्राइमरी है देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द प्रिमोडियल प्रिवेंशन, ठीक है। सो प्रिमोडियल प्रिवेंशन दैट कम्स अंडर health education comes under primordial prevention, and health promotion comes under primary prevention। ये याद रखिएगा, health promotion, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सो प्लीज बी अटेंटिव। ये ना हो कि आप अपनी बातों में इस क्वेश्चन को रहने दें और एक रैंक, थोड़ा सा रैंक आपका पीछे आ जाए, ठीक है। सो प्लीज ध्यान दीजिए, एंड दोज हु वांट टू टॉक among themselves, they can take their numbers and you can talk after this section, right? Chalo, next is when a researcher calculates a test statistic that is beyond the critical limit, the results are said to be, so critical limit से beyond है तब हम test results को क्या कहेंगे। so options भी दिए हुए थे, yes, so the correct option is going to be statistically significant, क्योंकि हम एक p वैल्यू लेते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट हम उसको कंपेयर करते हैं, राइट। सो इसका मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखाती हूँ। जब रिसर्चर बियॉन्ड क्रिटिकल लिमिट जाता है, दैट मीन्स एक प्री डिटरमाइंड हमने थ्रेशोल्ड लिया था कि ये इतना हम मेजर करना चाहते हैं, उससे आगे अगर वैल्यू चली गई है, सर्टेन प्रोबेबिलिटी आगे चली गई है, तो हम क्या करेंगे, हम p कौन से लेवल पे लेंगे, 0.05। सो जब हम अपने एक 0.01 होता है, नहीं तो 0.05 भी आप ले सकते हो, ठीक है। सो जब हम थ्रेशोल्ड से बियॉन्ड चले जाते हैं तो हम उसको कंपेयर करके प्रोबेबिलिटी से सिग्निफिकेंट शो कर सकते हैं, राइट। नाउ सी यहाँ पे लिखा है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, दिस मीन्स दैट द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट इज अनलाइकली टू हैव अकर्ड बाय चांस अलोन। सो जो इफेक्ट आया है वो ये नहीं है कि अब बाय चांस आ गया है, वो प्रूव होकर आया है, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब बाकी जो ऑप्शंस हैं क्यों गलत है, क्योंकि टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर तो इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, एंड डेफिनेटली ये हम नॉन सिग्निफिकेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल हमने थ्रेशोल्ड लिया था उसके आगे वैल्यूज आई हैं, मींस हमने साइंटिफिकली कुछ प्रूफ किया है, सो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को उसको कैलकुलेट करके सिग्निफिकेंट मानेंगे, राइट। ओके ओके, सो किसी स्टूडेंट ने बहुत सारे ये क्वेश्चंस पूछे थे, ओके,
Which artery is used to detect pulse in a newborn and a neonate? C. It is preferably brachial artery. ठीक है, हम brachial prefer करते हैं. Heel and forceps is used for our long track sign and papilledemia features of hydrocephalus. The type of nursing care best suited for ICU. What is parity? Gold standard test for GERD. Okay, process of cultural borrowing and lending. Ectopic rest. I think test of normal tissue होगा. And what is biofeedback and dexamethasone suppression test. So इन सब के questions मैं आपको यहाँ पे दिखाने लगी हूँ. I'll share a screen with you. Just a second. ये सब questions के answer I'll show you there itself, ताकि आपको written में भी मिल जाए, right? Okay, just let me know if the screen is visible or not. So common artery मैंने आपको बता दी है. The common artery is brachial artery. ठीक है. Okay, इसको मेरे को बड़ा करने दो थोड़ा. Is my screen visible? Please let me know. Is it visible? Great. Okay. Chalo. Then the second question was about heel and forceps, right? The second question was about heel and forceps. I think pen is not going to work here. Okay, so heel and forceps are obstetrical forceps, right? What are they? They are the obstetrical forceps. So heel and forceps हम कहाँ use कर सकते हैं? Heel and forceps हम use कर सकते हैं obstetrics में. मुझे वहां तक 1 मिनट. Yes, heel and forceps obstetrics में हम यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं रोटेशनल डिलीवरीज के लिए, पर्टिकुलरली जो फीटल हेड जो है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में है. ऑक्सीपिटो है लेकिन पोस्टीरियर है, तो हम जब रोटेशनल डिलीवरीज करनी है देन वी यूज दिस फोर्सेप, राइट? Okay, then long track sign and papilledemia are not the typical features of hydrocephalus. So they are not the typical features of hydrocephalus. ये याद रखना है. Long track sign हम किसे कहते हैं? It refers to the neurological sign associated with lesions affecting the long pathway of the central nervous system. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो लॉन्ग पाथवे है वो इफेक्ट हो जाए तो हम इसीलिए उसका नाम है लॉन्ग ट्रैक साइन. लेकिन ये हाइड्रोसेफेलस में नहीं, टिपिकल फीचर नहीं है हाइड्रोसेफेलस का, राइट? एंड पैपिलोएडिमा क्या है? यह स्वेलिंग है किसकी? ऑप्टिक डिस्क की, जो इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से होती है. बट हम इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर और भी बहुत सारी चीजों में होता है, तो टिपिकली वी कांट से कि ये सिर्फ हाइड्रोसेफेलस में है, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज yes, a type of nursing care best suited for ICU is critical care nursing. Critical care nursing में क्या है कि specialized trained personals हैं जो कि पेशेंट को critically ill situation में stabilize करेंगे, right? Okay, then parity पूछा था. Parity is like, see, पैरिटी आप ये ध्यान रखना है आपने कि आप पैरिटी जो है वो 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद तक अगर कोई चली गई है प्रेगनेंसी तो हम उसको पैरिटी में इंक्लूड करेंगे. पैरिटी होता है द नंबर ऑफ टाइम द प्रेगनेंसी हैज हेल्ड रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम. कि पैरिटी का मतलब है कि 20 वीक्स तक पहुंच गई, उसके आगे भी चली गई है. जरूरी नहीं है कि आगे जाके लाइव बर्थ हो, डिलीवरी हो, स्टिल बर्थ भी हो सकता है, अबॉर्शन भी हो सकता है, ठीक है. बट अगर 20 वीक्स क्रॉस कर गई है तो हम उसे पैरिटी में इंक्लूड करते हैं. ओके, चलो. जयती फिमोरल आर्टरी भी कहीं पे दिया है, बट इन केस ऑफ न्यू बॉर्न्स हम ब्रेकियल प्रेफर करते हैं. फिमोरल इजीली पैल्पेबल नहीं होती है. आफ्टर सम टाइम इट कैन बी टेकन बट नॉट फॉर अ न्यू बॉर्न.
एंड इवन इन्फेंट्स ऑल्सो फेमोरल इतनी जल्दी पैल्पेबल नहीं होती है, राइट। इट कैन बी टेकन, अगर ब्रेकियल एक्सेस नहीं है फेमोरल आर्टरी कैन बी यूज, ठीक है। चलो, सो पैरिटी, ग्रेविडा पैरिटी ऐसा होता है ना। सो सी इन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ, लाइक ग्रेविडा का इन्होंने यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज एंड द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दैट रीच वायबिलिटी, मीन्स 20 वीक्स तक हम कहते हैं कि वायबल हो जाता है, लाइफ आ जाती है फीटस में। सो 20 वीक से बियॉन्ड अगर कोई चली गई है प्रेगनेंसी, दैट इज डेफिनेटली कंसिडर्ड एज पैरिटी। जरूरी नहीं है कि वो लाइव बर्थ में कन्वर्ट हो सकता है अबॉर्शन हो जाए, हो सकता है स्टिल बर्थ हो, बट दैट विल कंसिडर्ड एज द पैरिटी। वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका, वेलकम टू द क्लास। ओके, then is the gold standard diagnostic test for GERD. So gastroesophageal reflux का gold standard test कौन सा है? It is 24-hour pH monitoring test which measures the amount of acid reflux into the esophagus over 24-hour period. So 24 hours pH monitoring test is a gold standard test, right? Chalo, next question was, yes, the process of cultural borrowing and lending. What is this cultural borrowing and lending? ये sociology का question है. And see, borrowing and lending is कि आप किसी को दे रहे हो, like in our layman language, कि आप पैसे दे रहे हो किसी को and किसी से उधार ले रहे हो. Borrowing and like you are borrowing something and you are lending something, ठीक है. अब कल्चर में क्या है? कल्चर में भी सेम ही मीनिंग होगा. आप किसी कल्चर को अपना रहे हो और अपने कल्चर को आप दे रहे हो, दैट इज कल्चरल लेंडिंग एंड बोरोइंग। तो देख लेते हैं क्या है। एक्सचेंज एंड अडॉप्शन ऑफ कल्चर, अपना भी एक्सचेंज कर रहे हो कल्चर एंड दूसरे का भी अडॉप्ट कर रहे हो कल्चर, या कोई भी आइडियाज, कोई भी प्रैक्टिसेस, देन इट इज नोन एज कल्चरल बोरोइंग एंड लेंडिंग, ठीक है। सो इजी मीनिंग था, इसका कुछ उसमें खास नहीं है। नाउ एक्टोपिक टेस्ट ऑफ नॉर्मल टिश्यू। एक्टोपिक, आई डोंट, मेरे को ये क्वेरी समझ नहीं आई एग्जैक्टली, एक्टोपिक रेस्ट टेस्ट भी है तो क्या है। सी बेसिकली एक्टोपिक मींस कि जहां प्रेजेंट नॉर्मली होना चाहिए था, जो प्राइमरी साइट है उसके अलावा कहीं और प्रेजेंट है, दैट मींस एक्टोपिक, ठीक है। सो अगर हम एक्टोपिक टिश्यू टेस्ट करने की बात करते हैं, दैट मींस कि जो भी एबनॉर्मल लोकेशन है, जैसे कि एक्टोपिक थायराइड टिश्यू हो गया, उसका मतलब है कि थायराइड टिश्यू कहीं और लोकेशन में फाउंड किया गया है एक्सेप्ट थायराइड, ठीक है। वैसे ही आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ते हो, यूट्रस के अलावा कहीं पे भी प्रेगनेंसी हो गई, फैलोपियन ट्यूब्स हो गया, सर्वाइकल हो गई, कहीं पे भी प्रेगनेंसी होगी, दैट इज एक्टोपिक। सो एक्टोपिक टिश्यू का वही मतलब है, राइट। ओके, नेक्स्ट वन, biofeedback. So biofeedback, see, जब we also take feedback back from you कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको कोई क्वेरीज तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, दैट इज फीडबैक, अपना रिस्पॉन्स देना। बायोफीडबैक का मतलब क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होती है जो बताता है कि जैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में हार्ट रेट है, मसल रिलैक्सेशन है, या स्किन टेम्परेचर मेंटेनेंस है, अगर इनमें से कोई नहीं हो रहा होता है ठीक, तो एक बायो फीडबैक जाता है। बायो क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉडी से रिलेटेड है। फीडबैक मतलब एक रिस्पॉन्स जाता है ब्रेन को कि अब जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसको लो करना शुरू कर दो, या लो हो रहा है तो बढ़ाना शुरू कर दो एज अ कॉम्पनसेशन। सो दैट इज बायो फीडबैक। बायो फीडबैक। टारगेट हाई में एपिकल दिया है, यस आई हैव आल्सो सीन देयर, बट प्रैक्टिकली बिकॉज आई हैव वर्कड इन एसएनसीयू, बहुत रिसर्चेशंस भी करी हैं, बहुत कुछ किया है, सो इन दैट वी ऑलवेज प्रेफर ब्रेकियल, ठीक है। ब्रेकियल सबसे ज्यादा करेक्ट इंफॉर्मेशन देती है। एपिकल इज इन एडल्ट्स, नॉट स्पेसिफिकली इन केस ऑफ रिससिटेशन, ठीक है। चलो, कम बैक टू द टॉपिक बायोफीडबैक, ठीक है। सो बायोफीडबैक में क्या है कि सिर्फ एक मेंटेन करने के लिए बैलेंस, तो हम हमारी बॉडी फीडबैक देती है, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चंस थे।
यस, एक लास्ट क्वेश्चन था, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। सो ये क्या है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, हम कुशिंग सिंड्रोम में करते हैं, ठीक है। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, इसमें क्या करना होता है, इसमें डेक्सामेथासोन का सिंथेटिक हम एक वर्जन देते हैं जिसको हम कहते हैं विच इज अ सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सो डेक्सामेथासोन देना है, ये क्या करेगा, ये सप्रेस कर देगा कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन एड्रीनल ग्लैंड से। सो एड्रीनल ग्लैंड को ये सप्रेस करेगा और कॉर्टिसोल्स को बनने नहीं देगा। अगर अगर फेलियर टू सप्रेस, नहीं सप्रेस कर पाया जो सिक्रीशन है और अभी भी कॉर्टिसोल ज्यादा है, तो ये दिखाता है कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। सो अगर सप्रेस करवाने के बाद भी वो नहीं हो रहा, मतलब कि कहीं ना कहीं फंक्शन नहीं हो रहा उस ग्लैंड का, और ये हमें इंडिकेट करता है कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। सो ये इंडिकेट क्या करेगा, कुशिंग सिंड्रोम, राइट, ओके। चलिए, so see, the answers I'm giving you is basically based on my experience, my clinical knowledge, my teaching knowledge। so मुझे लगता है जो हम प्रैक्टिकली करते हैं that is more important, ठीक है। कई बार बुक्स में अलग अलग दिया होता है, yes दिया होता है, but I think we should go with the one which is more practical and feasible, right? okay, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्वेरीज थी। ये वाली हमने कर लिया है, ठीक, या ये वाला भी हमने कर लिया है। बुक से तो खैर आप पढ़ ही लोगे ना, बुक से आप पढ़ ही लोगे, बट वाई वी आर हेयर टू टीच यू, वाई ऑल द मास्टरमाइंड फैकल्टीज टू टीच यू, टू शेयर आवर एक्सपीरियंस, ठीक है, जो हमने खुद किया है, हमने खुद देखा है। सो आई ऑलवेज बिलीव कि टीचर्स, इवन इवन आई यूज टू टेक लेसन, तो आई ऑलवेज बिलीव कि टीचर्स जो है उनका एक्सपीरियंस बुक्स में लिखा है, ठीक है लिखा है, बट द एक्सपीरियंस काउंट्स अ लॉट, राइट। सो प्लीज कंसिडर ब्रेकिल एज पर माई एक्सपीरियंस। तो मेरा 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, गलत नहीं होगा, आपको गलत गाइड नहीं करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट, ओके, क्वेरी थी, कैन यू प्लीज डिस्कस द माइनर सब्जेक्ट्स। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द माइनर सब्जेक्ट्स, अगर आपने नहीं वो सेशंस लगाए तो प्लीज आप वीडियोस दोबारा देख लीजिए, फिर भी अगर आपका मिस हो जाता है देन गो इन प्लान एमएससी, ठीक है। ओके, देन इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, देयर साइंस सिम्टम्स रिलेटेड टू द लोकेशन, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करते हैं अभी। लेट मी चेक कोई क्वेश्चन रह ना जाए। ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, देयर साइन एंड सिम्टम्स। सो सी, ये आपको अलग अलग लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मिलेगी एंड अकॉर्डिंगली देयर विल बी डिफरेंट सिम्टम्स, राइट। तो आपको ये मैं दिखा देती हूँ, ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, व्यू स्क्रीन। सो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड सिम्टम्स, यस। सो देखो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, तो स्पाइनल कॉर्ड तो हमारी बहुत बड़ी स्पाइनल कॉर्ड है, isn't it? सो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर हो जाती है, उस केस में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स आएंगे जिस भी लेवल पे वो इंजरी हुई होगी, राइट। सो लेट्स सी, सर्वाइकल से शुरू करते हैं, इफ वी स्टार्ट विद सर्वाइकल, या पढ़ लेना, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट। So cervical spine means C1 to C8. So C1 to C8 अगर कोई प्रॉब्लम आती है, that means ये सर्विक्स, यहाँ इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम होगी। इसको भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, हायर एंड लोअर, ठीक है। सो हायर सर्वाइकल इंजरीज हम कहेंगे C1 to C4, लोअर सर्वाइकल इंजरीज कहेंगे C5 to C8, ठीक है। सो अगर C1 to C4 इंजरीज हो रही हैं, तो कहाँ पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, रेस्पिरेटरी फंक्शन पे पड़ेगा, ठीक है। देन
क्या जरूरत पड़ेगी हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन करने की, अगर C1 से लेके C4 लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है। और इंजरीज अगर यहाँ पे हुई तो क्या होगा, टेट्राप्लेजिया या क्वाड्रीप्लेजिया भी कहते हैं, बोथ आर्म्स बोथ लेग्स, ये क्या कर जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, रेस्पिरेटरी एंड क्वाड्रीप्लेजिया। उसके बाद अगर इंजरी लोअर लेवल पे होती है, it can result in tetraplegia but are more likely to spare the arms, ठीक है, तो function of arms इतनी affect नहीं होती है। and patients have impaired hand functions, weakness या paralysis in leg, loss of bowel and bladder control। so spinal cord की हमेशा आप एक डायग्राम बना लो स्पाइनल कॉर्ड का, एंड C1 to C4 क्या क्या हो रहा है, C5 to C8 क्या हो रहा है, यू कैन इजीली राइट दैट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज थोरैसिक लेवल आ गया। स्पाइनल के बाद कौन सा लेवल आता है, थोरैसिक लेवल। सो थोरैसिक लेवल इज T1 to T12। सो इंजरीज अगर थोरैसिक लेवल पे आएंगी, इट कैन लीड टू पैराप्लेजिया, लोअर लिम्स एंड ट्रंक्स अफेक्ट होंगी, इम्पेयर्ड बाउल ब्लैडर कंट्रोल होगा, जैसे जैसे नीचे आते रहेंगे ना, नीचे वाले फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे, एंड इसमें असिस्टिव डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ेगी, राइट। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इंजरी, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड मोटर फंक्शन भी होगा बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, ठीक है। देन इज लंबर एंड सेक्रल, L1 to S5, राइट, L1 to S5। सो इसमें टिपिकली क्या होगा, पैरालिसिस, वीकनेस इन लोअर लिम्स एंड पैराप्लेजिया, ये बेसिक फीचर जो है लंबर एंड सेक्रल वाले एरिया में होंगे। Plus, there will be bowel and bladder function will be affected, sexual dysfunction, sensory loss, motor impairment, ये सारी चीजें होंगी अगर जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे स्पाइनल कॉर्ड में। अगर स्पेसिफिक साइंस की बात करें स्पाइनल इंजरीज की, देन देयर विल बी यस, लॉस ऑफ सेंसेशन तो होगी होगी, मोटर फंक्शंस भी जाएंगे, स्पास्टिसिटी या फ्लैसिडिटी दोनों हो सकती है मसल्स की, डिपेंडिंग कहाँ पे किस लेवल पे इंजरी हुई है। बॉवल ब्लैडर फंक्शन जाएगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन इम्पेयर्ड होगा, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आएंगी, अगेन डिपेंडिंग ऑन द लेवल, मैंने पहले बता दिया है। ऑटोनोमिक डिसफंक्शन जैसे ब्लड प्रेशर डिसेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी या टेम्परेचर रेगुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, पेन होगा, ठीक है, न्यूरोपैथिक पेन होगा, जैसे जो भी नर्व कंप्रेस कर रही है वो वहीं के नर्व जहां पे भी वो इनर्वेट करती है वो पेन क्रिएट करेगी। एंड द potential complications such as pressure ulcers, deep vein thrombosis, autonomic dysreflexia means reflexes भी जो है वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिसने भी पूछा था, एंड स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स, राइट। ओके, देन वी हैव, ओके, एक क्वेश्चन है डंपिंग सिंड्रोम पे पूछा था किसी ने। लेट मी शो यू द क्वेश्चन फर्स्ट। डंपिंग सिंड्रोम पे क्वेश्चन था, या डंपिंग सिंड्रोम पे क्वेश्चन पूछा गया था। द क्वेश्चन वाज, डंपिंग सिंड्रोम इज सीन इन, ठीक है, reduced gastric capacity या presence of hypertonic in small intestine, मतलब ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, स्टूडेंट ने ऐसे ही पूछा तो आई पेस्टेड हियर। डंपिंग सिंड्रोम यहाँ किस रीजन से हो सकता है, सो लेट्स सी डंपिंग सिंड्रोम किस किस रीजन से हो सकता है, ठीक है। सो डंपिंग सिंड्रोम हम डिस्कस कर रहे हैं। सो डंपिंग सिंड्रोम है क्या, डंपिंग सिंड्रोम है कि जो स्टमक एम्प्टिंग है वो लाइक अ डंप, वो बहुत जल्दी हो रही है, ठीक है, जिससे हम डंप कर देते हैं, बहुत जल्दी हो रही है। सो इसको हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। ओके, सी डंपिंग सिंड्रोम इज अ कंडीशन वेयर स्टमक एम्प्टीज the contents into small intestine too rapidly. It can happen after surgeries, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज या बेरियाट्रिक सर्जरीज में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है, राइट। ओके, सो देन वी हैव यस अर्ली डंपिंग सिम्टम्स एंड लेट डंपिंग सिम्टम्स। सो अर्ली में क्या होता है कि
shortly after eating, usually within 10 to 30 minutes, it happens when the stomach empties its content too quickly in the small intestine. लेट 1 से 3 घंटे के बाद होगा, एकदम से लगेगा कुछ अंदर एकदम गिरा है, डंप किया गया है, राइट। अर्ली में सिम्टम्स क्या आएंगे? देयर विल बी नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, वीकनेस, स्वेटिंग, डिजीनेस एंड फ्लशिंग। ये अर्ली डंपिंग सिंड्रोम्स में देखा जा सकता है। लेट वाले में क्या देखा जा सकता है? वीकनेस, स्वेटिंग, डिजीनेस, कंफ्यूजन, palpitations एंड इवन हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि वो जाने में लेट हो गया एंड द ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शंस की बात करें, जो क्वेश्चन में ऑप्शंस थे, पहला था रिड्यूस्ड गैस्ट्रिक कैपेसिटी। So this is typical associated with procedures like gastric bypass surgery, where the stomach is made smaller. Gastric capacity कम हो गई है, स्टमक को काट के छोटा कर दिया गया है। So dumping syndrome can occur after this surgery due to rapid emptying of reduced stomach capacity into small intestine, ठीक है। reduced पहला वाला हमने ऑप्शन डिस्कस किया है। Now presence of hypertonic content, ये दूसरा ऑप्शन था कि presence of hypertonic contents in the small intestine. This is also a contributing factor to dumping syndrome. When hypertonic contents जैसे undigested food है, high sugar foods है, ये एकदम से intestine में, small intestine में जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? सारा fluid intestine से draw कर लेते हैं। इसकी वजह से dumping syndrome वाले symptoms आने लगते हैं। सो दोनों ऑप्शंस को हमने एनालाइज किया है, तो दोनों ही ऑप्शन में ये डंपिंग सिंड्रोम मिलेगा। हाउएवर आपको क्या ध्यान रखना है कि डंपिंग सिंड्रोम डायरेक्टली रिलेटेड है रैपिड एम्प्टिंग ऑफ स्टमक कंटेंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन देन जस्ट रिड्यूस गैस्ट्रिक कैपेसिटी अलोन। सो अगर हम एक चूज करना चाहते हैं, सो बेसिकली हम दोनों ही सही हैं, बट अगर आप एक चूज करना चाहते हो तो देन हाइपरटोनिक कंटेंट वाला ज्यादा प्रेफरेबल होगा देन द गैस्ट्रिक, रिड्यूस गैस्ट्रिक कैपेसिटी, ठीक है। बेरियाट्रिक सर्जरी होती है कि जैसे फैट कम करने के लिए जो करते हैं सर्जरीज, दोज आर बेरियाट्रिक सर्जरीज। मतलब आजकल बहुत चल रही है, जो फैट एक्यूमुलेट होता है उसको निकालने के लिए, पतले करने के लिए, ठीक है। और इसके इसमें कई बार बेरियाट्रिक इज बेसिकली कि हम स्टमक के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लाइक स्टमक का बेरियाट्रिक में ये भी करते हैं कि स्टमक का साइज छोटा कर देते हैं ताकि भूख कम लगे, खाना पेशेंट बाद में भी कम खाए। एक बार तो फैट निकल गया है, उसके बाद भी पेशेंट कम खाना खाए, ठीक है, ताकि वापस ना हो जाए सारा फैट अक्यूमुलेट। ओके, ऑलराइट, सो ये आपके टॉपिक्स डिस्कस हो गए हैं। Now we are left with just 1 or 2 more queries. Let's see what those queries are. I hope ये सेशन आपको थोड़ा यूजफुल लगा है, बिकॉज मुझे लगा है कि बच्चों ने काफी अच्छी क्वेरीज पूछी हैं एंड रियली दे आर वर्थ इट। हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ ही जाए, ठीक है। ओके, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, अगर प्लाज्मा सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स भी हैं, ऑलवेज गो फॉर बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। सो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स, राइट। अलग अलग बुक में कईयों में प्लाज्मा सेल्स भी दिया हुआ है, बट गो विद बी लिम्फोसाइट्स ओनली, ठीक है। ओके, देन इज व्हाट इज द मोस्ट इमीडिएट नीड फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस, मेंटेनिंग एयरवे या प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरी? So I'll go with prevention from injury. See, maintaining airway is always priority, but in this case, क्योंकि status epilepticus में fits पड़ रहे हैं, convulsions आ रही हैं, so पहली हमारी प्रायोरिटी है कि आसपास उसका जो है क्लियर करें एरिया, ये ना हो कि पेशेंट अपने आप को इंजर्ड कर ले। See, आप उसके एयर मेंटेनेंस के लिए ऐसा कुछ खास नहीं कर सकते हो, बिकॉज सिर्फ ये कर सकते हो कि टंग जो है वो फॉल ना करे पीछे, राइट, सिर्फ इतना कर सकते हो। बट पहले आपको आसपास उसका, क्योंकि फिट्स पड़ रहे हैं, आप उसे पकड़ नहीं सकते, फ्रैक्चर हो सकता है पेशेंट को, आपने आसपास उसका सिक्योर करना है एंड देन यू कैन गो फॉर द टंग कंप्रेसर कि फॉल बैक ना हो जाए टंग एंड एयरवे जो है वो ब्लॉक ना हो जाए,
right? Chalo. So the priority is prevention of injuries. Okay. The following are the cause of separation of normally situated placenta except. Okay. So इनमें से कौन सा cause नहीं है, except word है, कौन सा cause नहीं है of the separation of the normally situated placenta. Okay, the word. Let me take the pen. So the question is कौन सा नहीं है except, ठीक है? So options are sudden uterine decompression, the cause of separation, okay, defective decidua, supine hypotension syndrome, and thrombophilia. So see, sudden decompression होगा तो definitely there will be a separation of placenta. Defective decidua है तो उससे भी abruptio placenta भी हो सकता है इसमें, and spine hypotension syndrome में भी हो सकता है. सिर्फ thrombophilia है that doesn't involve itself in separating the course, the proper जो separation of placenta उसमें directly involved नहीं है. I'll give you the written reason also. See, thrombophilia क्या है? They are the clot form हो रहा है, ठीक है? Clot form हो रहा है. So अगर clot form हो रहा है तो placenta की separation के बाद तो अच्छी बात है कि clot form हो, है ना, ताकि bleeding ना हो. So thrombophilia usually they don't increase the risk of the placental separation. हाँ, ये increase कर सकते हैं placental abruption अगर बहुत ज्यादा clots हो गए हैं, but not typically the separation. Abruption is premature separation. लेकिन अगर normally डिलीवरी के बाद, बेबी के डिलीवरी के बाद आप प्लेसेंटा रिमूव कर रहे हो, then thrombophilia is not a cause, right? चलिए, fine. Okay, someone said discuss questions from sociology, community health, nursing and psychiatry. So I have shared lots of questions from these subjects. बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं. पिछली वीडियोस जाके देखिए, जितने भी हमारे PYQ सेशंस हुए हैं उसमें मैंने ये सब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं. वीडियोस देखने का टाइम नहीं है तो गो फॉर दी planmsc ऐप. कल हमारा सेशन होने वाला है टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी का, जिसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप एंड मोमेंट पे अपना जो प्रोडक्शन है, जो आपकी आउटपुट है उसको इंक्रीज कर सकते हो, कैसे नेगेटिव मार्किंग को कम कर सकते हो, एंड हाउ यू शुड बी काम एंड क्वाइट व्हाइल गिविंग द एग्जाम. ठीक है, सो ये कल डिस्कस करेंगे. कल नथिंग साइंटिफिक, नो क्वेरीज, नथिंग. एक रिलैक्सेशन वाला एक होगा टाइम, एंड 12 बजे का ही टाइम है कल के लिए भी. सो प्लीज कल 12 बजे जरूर आइएगा. फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, एग्जाम आने ही वाला है. कल जिसने जिसको बेस्ट ऑफ लक कहना है वो कह देना. एंड कल हम एक नॉर्मल रिलैक्सिंग सेशन करेंगे, राइट? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेरीज पार्ट. सो आज हमने काफी क्वेरीज डिस्कस करी हैं, और फिर भी अगर किसी की क्वेरी रह गई है वो हमें पूछ सकता है गूगल शीट पे, नहीं तो कल मुझे सेशन में ही आप पूछ लेना. एंड कल बाकी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, कैसे नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करोगे, एग्जाम देने का तरीका क्या है, टाइम मैनेजमेंट का तरीका क्या है, एंड कैसे जो पैनिक अटैक्स है उनको रोकना है. सो कल प्लीज आइएगा, डू कम फॉर द सेशन. आज जितने बच्चे आए, रियली एक्सपेक्ट कि आप सब आए. डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल सेशन. अगर ज्यादा नहीं टाइम लगेगा, half an hour to 45 minutes, and it will be an enjoyable session. Okay? So that's all for today. Thank you for joining, and see you tomorrow.